Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद। और जैसा कि हम लोग एक मतलब नए मोड में चल रहे हैं, हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और मतलब मशीन के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मशीन के टाइप्स हैं, हमने क्वेश्चन को ऐसे ऑप्ट किया हुआ है कि आप उसके थ्रू मशीन के क्वेश्चन सीधे अटेंड कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। तो हम एक तरह से कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में गेट का एक क्वेश्चन लिया था जो डीसी शंट मोटर पे बेस्ड था। अभी इस बार मैंने डीसी मोटर पे बेस्ड एक क्वेश्चन उठाया है जो कि गेट 2018 में पूछा गया था। 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या था? अ 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर व्हेन ऑपरेटिंग फ्रॉम रेटेड वोल्टेज while driving a certain load draws 10 ampere current and runs at 1000 rpm. Clear? The total resistance is 1 ohm. The magnetic circuit assumed to be linear, that means phi directly proportional to Ia, and the magnetic circuit assumed to be linear at the same supply voltage. The load torque is increased by supply voltage same रखा गया है, इसे चेंज नहीं किया गया है, और लोड टॉर्क इज इंक्रीज बाय 44%। द स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम हमें बताना है। क्लियर। तो यानी आपको जो डाटा गिवन है, डाटा क्या क्या गिवन है? सप्लाई वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 200 वोल्ट है। क्लियर। आपका जो आर्मेचर करंट है इस पे वो IA इक्वल टू 10 एम्पियर है, एंड स्पीड की जो वैल्यू है वो N इक्वल टू 1000 आरपीएम। ये सारा डाटा गिवन है और ये दिया जा रहा है कि जो टॉर्क है, अगर मान लो हमने इनिशियल टॉर्क T माना है, तो जो नेक्स्ट टॉर्क हो रहा है T डैश की वैल्यू वो 44% इंक्रीज हो रहा है। ये मतलब 1.44 टाइम्स ऑफ T हो जा रहा है। T का 44% इंक्रीज होने का मतलब 1.44 टाइम्स ऑफ T हो जाना। क्लियर। और इसी टॉर्क पे बाय इंक्रीजिंग टू द सेम वोल्टेज, इस टॉर्क को जब इंक्रीज किया जा रहा है तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा डीसी सीरीज मोटर पे भी फोकस करेंगे कि डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम जरा। और हमें इंटीजर वैल्यू तक बताना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? आपका टर्मिनल वोल्टेज, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एंड काउंटर ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ। क्लियर। यानी ये आपका टर्मिनल वोल्टेज VT, हम सिंपल जो सर्किटल अप्रोच होता है वही अप्रोच लेके चलेंगे। क्लियर। ये आपका फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और ये आपका काउंटर ईएमएफ EA। क्लियर। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सारे एलिमेंट सीरीज में है, तो IL इक्वल टू क्या होगा? IF, और IF इक्वल टू IA, यानी तीनों क्या होंगे? करंट बराबर होंगे। जबकि शंट मोटर में ऐसा नहीं था। शंट मोटर में क्या था? IL की वैल्यू IA प्लस IF के बराबर होती थी, क्योंकि पैरेलल सर्किट थी। यहाँ पे क्या है? सीरीज सर्किट है, तो तीनों में करंट सेम होंगे। क्लियर। ठीक है। तो ये लॉजिक तो क्लियर ही है। इसके अलावा पहला चीज तो आपको पता है कि EA इक्वल टू क्या होता है? VT माइनस IA इंटू R, जहां पे R क्या है? RA प्लस RF। इसके अलावा अगर इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और भी जो चीजें गिवन होती हैं, अगर वो भी गिवन हो, ये चीज ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है, मतलब वो आर्मेचर के सीरीज में है। ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा आप लोग, चाहे वो शंट मोटर का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंपाउंड का क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, इंटरपोल एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग ऑलवेज इन सीरीज विद आर्मेचर। ये चीज ध्यान रखिएगा। और वो क्या करता है? वो आर्मेचर एमएफ को अपोज करता है, ताकि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज होता है ऑलरेडी, जहां पे R क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RA प्लस RF। ठीक है। अगर इंटरपोल और कंपनसेटिंग दिया हुआ है तो सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। और हम क्या पढ़ते हैं? अगर सीरीज मोटर है तो डीसी सीरीज मोटर केस के लिए, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है? चूंकि IF की वैल्यू क्या है? IA के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF होता है,
और वही क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। पहली चीज तो ये, ठीक है। और दो चीजें हम क्या पढ़ के चलते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा कह लीजिए या फाई इंटू एन कह लीजिए। एन का मतलब क्या हो गया, स्पीड इन आरपीएम। क्लियर, ठीक है। और तीसरा कंडीशन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई। क्लियर, तो ये बेसिकली एक इक्वेशन, दूसरा तीसरा ये इक्वेशन, ये तो एक कंडीशन है डीसी सीरीज मोटर केस में। अगर आपका लीनियर मैग्नेटाइजेशन है तो उस केस में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है और ये सर्किट होती है डीसी सीरीज मोटर के लिए। यहां पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर ए प्लस आर एफ के बराबर। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान क्वेश्चन डीसी मशीन में जब भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान ही आते हैं, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा फेर बदल करके आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल बना सकते हैं। तो वो चीज ना है, उसके लिए आपको कोशिश करना है। यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गया कि फाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्क ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर हो जाएगा। जब फाई आई के आई ए प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, जब टॉर्क ऑब्वियस सी बात है आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, नया टॉर्क क्या हो रहा है, 44% इंक्रीज हो रहा है, तो करंट भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। तो हमने मान लिया कि टी डैश इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए डैश स्क्वायर। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो टी डैश बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए डैश का स्क्वायर अपॉन आई ए स्क्वायर। और अगर हम देखें यहां पे तो टी डैश की वैल्यू कितनी है, टी डैश की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 44% इंक्रीज हो जा रहा है, यानी 1.44 टाइम्स ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू आई ए डैश का स्क्वायर अपॉन आई ए स्क्वायर। आर्मेचर करंट इनिशियली क्या है, हमने आई ए लिया हुआ है, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, चूंकि स्क्वायर है इसे तो अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए डैश अपॉन आई ए इक्वल टू 1.2, 1.44 का अंडर रूट करेंगे तो आप 1.2 आएगा, यानी आई ए डैश की वैल्यू क्या आ गई 1.2 इंटू आई ए, यानी क्या आ गई 12 एम्पियर। क्लियर, क्योंकि करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर आपको करंट दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा फोकस तो टॉर्क पे रहता है, हम इजीली टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, लेकिन एक फोकस इस पे भी होना चाहिए कि आपका जो ईए है, जो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू एन है। क्लियर, तो ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये भी फ्लक्स और स्पीड के प्रोपोर्शनल है, यानी क्या हो जाएगा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है तो आप ये क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू एन। क्लियर, ठीक है। बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन में क्या था आपका, इक्वेशन क्या होता है जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं, ई इक्वल टू वी टी माइनस आई ए इंटू आर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली ई ए डैश क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए डैश इंटू आर। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका टॉर्क चेंज हो रहा है तो टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, आपका करंट चेंज हो रहा है, करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ भी चेंज होगा और स्पीड की वैल्यू भी चेंज होती है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि सेम सप्लाई वोल्टेज आपको रखना है, सप्लाई वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होना है। क्लियर, तो यहां पे हम देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो ई ए डैश अपॉन ई ए यानी 2/1 कर सकते हैं। ई ए डैश बाई ई ए क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आई ए डैश इंटू आर अपॉन वी टी माइनस आई ए आर। क्लियर, वैल्यू सबकी आपको पता है 200 वोल्ट माइनस, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट की जो वैल्यू आ रही है ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, आई डैश की वैल्यू कितनी आई 12 एम्पियर, माइनस 12 इंटू 1। क्लियर, अपॉन 200 माइनस 10 इंटू 1। क्लियर, सारी वैल्यूज आपको पता है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, आई डैश की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू आपको दी गई थी कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्लियर, वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, मेन चीज क्या है यहाँ पे, ई ए डैश। ई ए डैश हमने अभी क्या देखा कि ई ए जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू एन था, तो ई ए डैश की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, आई ए डैश एन डैश के बराबर अपॉन आई ए इंटू एन। ई ए डैश क्या हो जाएगा, आई ए डैश एन डैश, स्पीड भी चेंज होगी, और ये क्या हो जाएगा आई ए इंटू एन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 188 अपॉन 190। क्लियर, यहीं पे गड़बड़ी करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड कर लेते हैं सेंट मोटर के लॉजिक के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन ही कह लीजिए।
आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि फाई ओमेगा का प्रोपोर्शन है तो या फाई एन का प्रोपोर्शन है तो इस हिसाब से आपको करना। क्लियर? मैथमेटिकली इसको अप्रोच करने का यही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए डैश की वैल्यू कितनी है 12, एन डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, आई ए की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, एन की वैल्यू आपको दिया गया 1000 आरपीएम इक्वल टू 188 अपॉन 190, यानी एन डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी ये 188 अपॉन 190 इंटू 1.2, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 824.56 आरपीएम आएगा। क्लियर? लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटीजर वैल्यू, जो मोस्ट अप्रोचेबल इंटीजर वैल्यू है उसके टर्म में आपको वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है 824.56 है तो इसको आप क्या लिखेंगे 825 आरपीएम, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अगर ये 824.3 रहता तो आप इसको 824 आरपीएम लिखते, जो अप्रोच कर रहा हो इंटीजर वैल्यू के सबसे पास। तो इंटीजर वैल्यू के सबसे पास क्या अप्रोच करेगा 0.5 से ऊपर होने का मतलब 825 आरपीएम। क्लियर? तो लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि आपको जो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का कॉन्सेप्ट है वो केवल टॉर्क के लिए नहीं, आपको ईएमएफ के लिए भी फोकस करना है। क्लियर? तो कोशिश हमें यही करना है कि मैथमेटिक्स हमको किसी तरह कम से कम इन्वॉल्व करना पड़े और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एक चेंज करके, जैसा हमने डीसी शंट मोटर के केस में देखा था कि हम कितना रजिस्टर इंसर्ट कर दें कि हमें ये चीज मिल जाए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे हमने लोड एक लिया था। क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं बस चेंज कर रहा हूं। जो आपका क्वेश्चन में लोड था उस लोड को मैं, आप सिंपली क्या करिए, क्वेश्चन में लोड को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट पावर लोड से। क्लियर? ठीक है, सिंपली हम क्या करें कि लोड को रिप्लेस कर दें कांस्टेंट पावर लोड से, तो हमें कितना रेजिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, इसको सेकेंड ही नोट कर लीजिए, इसी का बी पार्ट मैं कर दे रहा हूं। सारा डाटा सेम है। क्लियर? सारा डाटा सेम है, बस मैं लोड को चेंज कर रहा हूं। फॉर कांस्टेंट पावर लोड if torque increases by 44%, then what is the value of external resistance added with the armature? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। क्लियर? कि अगर कांस्टेंट पावर का लोड रहता है, क्लियर, और आप उस केस में अगर टॉर्क को इंक्रीज करते हैं 44% से, तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको इंसर्ट करना पड़ेगा फॉर द सेम सप्लाई ऑफ वोल्टेज, फॉर सेम सप्लाई ऑफ वोल्टेज, सेम सप्लाई ऑफ वोल्टेज के लिए कितना आपको रेजिस्टेंस इंसर्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस डीसी शंट मोटर में ऐसा ही क्वेश्चन देखा था हमने, तो मैंने भी थोड़ा सा इसमें एक मैनिपुलेशन किया। एक तरीका ये भी है कैसे हमें ये बताना होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना इंसर्ट करेगा, कांस्टेंट पावर लोड है। क्लियर? तो अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। आपको क्या दे दिया, कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर का मतलब ये हो गया कि ई ए आई ए इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। क्लियर है चीज? इसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर टॉर्क इनटू ओमेगा कांस्टेंट है, क्लियर, तो टॉर्क जिस फैक्टर से बढ़ रहा है, क्लियर, टॉर्क इनटू ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, टी डैश ओमेगा डैश के बराबर। टॉर्क जिस फैक्टर से बढ़ रहा है, जिस फैक्टर से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, टी डैश की वैल्यू क्या थी 1.44 टी था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 1.44 हो जाए, यही तो होगा।
अगर मान लो हमारा कांस्टेंट पावर लोड है, कांस्टेंट पावर लोड का मतलब ये हो गया कि टॉर्क इनटू ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाना, या ई इनटू आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाना। जब टी डैश 1.44 अमाउंट से इंक्रीज हो जा रहा है, यानी 44% इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा डैश की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा बाई 1.44 होगा। क्लियर? ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अभी हमने देखा था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई स्क्वायर था। तो इसकी वजह से जो आई ए डैश की वैल्यू आई थी वो भी क्या थी, 1.2 टाइम्स ऑफ आई आया। यानी करंट क्या हो रहा था, 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस करंट मिल रहा था, आपका स्पीड डाउन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी थी। तो जब करंट, अब देखो यहां पे लॉजिक क्या लगता है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ई इंटू आई ए टॉर्क इंटू ओमेगा इक्वल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप क्या करोगे कि ई ए की वैल्यू निकालना चाहोगे, ये चीज करोगे वो चीज करोगे। इससे अच्छा क्या है कि आपने टॉर्क ओमेगा रिलेशन से क्या निकाल लिया कि टॉर्क 1.44 रेशियो से बढ़ता है तो ओमेगा डैश 1.44 रेशियो से कम हो जाएगा। इसी तरह ई ए इंटू आई ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, ई ए डैश इंटू आई ए डैश की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। जब आई ए डैश की वैल्यू 1.2 फैक्टर से बढ़ रही है तो ई ए डैश क्या होगा, 1.2 फैक्टर से कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ई ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए अपॉन 1.2 के बराबर। क्वेश्चन यहीं पे खत्म है और कुछ हमें करना नहीं है, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी हमें ई ए डैश मिल गया, आई ए डैश हमको पता ही है, ओमेगा डैश हमको पता ही है। क्लियर? टॉर्क को तो वो दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे अब अप्रोच करते हैं, जो केवीएल वाला हमारा इक्वेशन होता है वो। क्लियर? ठीक है, अप्रोच करें। ई इक्वल टू क्या होगा, वीटी माइनस आई ए इंटू आर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? ई ए डैश की वैल्यू क्या होगी, ई ए डैश इक्वल टू वीटी माइनस आई ए डैश इंटू आर प्लस आर एक्सटर्नल, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 2। और आई की वैल्यू क्या होगी, आई ए डैश के बराबर फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिंपली रेशियो निकालो, इक्वेशन 2/1 कर दो, 2/1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ई ए डैश अपॉन ई ए इक्वल टू वीटी माइनस आई ए डैश इंटू आर प्लस आर एक्सटर्नल। ये हमें निकालना आर एक्सटर्नल, आर की वैल्यू 1 ओम है ही, वीटी माइनस आई ए इंटू आर। क्लियर? ई ए डैश की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन 1/2 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा, ई ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/1.2। ई ए डैश के लिए क्या पुट करोगे, 1/1.2 इंटू ई ए 1/1.2, क्योंकि ई ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 200 माइनस आई ए डैश की वैल्यू 12 एम्पियर इंटू आर 1 प्लस आर एक्सटर्नल, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन 200 माइनस आई की वैल्यू कितनी 10 एम्पियर इंटू 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 190 अपॉन 1.2 इक्वल टू 200 माइनस 12। देखो ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 188 माइनस 12 इंटू आर एक्सटर्नल। क्लियर? ठीक है, ये हमने इधर ले लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 200 माइनस 10 190 बाई 1.2 188 माइनस 12 आर एक्सटर्नल। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 आर एक्सटर्नल इक्वल टू 188 माइनस 190 अपॉन 1.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 29.67। क्लियर? और आर एक्सटर्नल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाएगी 29.67 अपॉन 12, यानी आ जाएगा तुम्हारा 2.47 ओम। क्लियर? तो फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज आपको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा उसकी वैल्यू 2.47 ओम होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है। मेन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना होता है। कॉन्सेप्ट डीसी सीरीज मोटर केस में सिंपल यही है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा, ये सारे लॉजिक है। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि कम से कम मैथमेटिकल अप्रोच हमें करना पड़े। ऐसे क्वेश्चन में जब ये पूछता है ना कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्ट करें, कितना स्पीड है, तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप
रादर देन फुल न्यूमेरिक वैल्यू निकालने के बजाय आप रेशियो के टर्म में ऐसे मैनिपुलेट करिए कि क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, उसके बाद आपको रिजल्ट उससे रिलेटेड मिले। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट पावर लोड होते हुए आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर? तो अगर कांस्टेंट पावर लोड के लिए आपको से स्पीड पूछता है, मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे स्पीड पूछ ले कि कांस्टेंट पावर लोड के लिए हम टॉर्क को 44% बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी थी 1000 आरपीएम। क्लियर? हमारा ओमेगा कितना हो रहा था, ओमेगा अपॉन 1.44, या एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन अपॉन 1.44। यानी जितने रेशियो से आपका टॉर्क बढ़ रहा था उतने रेशियो से स्पीड आपका कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नई स्पीड। आपको अलग से E इक्वल टू VT माइनस IR अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट पावर लोड ऑलरेडी दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसी से ही क्वेश्चन आपका सीधे सीधे सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना होता है कि हमें लोड के बारे में क्या गिवन है और हमें कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन को उठाया मैंने, फिर उसके बाद उसमें पुटअप किया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर का लॉजिक आता है कांस्टेंट पावर लोड के लिए तो हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है? अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल भी पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।